हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल स्टडी है वो आपके 4th यूनिट का सेकंड पार्ट है। तो इस यूनिट में हम जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल स्टडीज़ हैं, उसके जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जिस प्रकार से हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया, तो वहाँ पर हमने ये देखा कि जो एलिमेंट्स हैं उनको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जब डिवाइड करते हैं तब उन्हें हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के रूप में डिवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग जब हम किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी ऑर्बिटल में आता हो तो उस एलिमेंट को हम कहेंगे कि वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। तो जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में आएगा वो सारे पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं। हमने ये देखा कि एस ब्लॉक एलिमेंट हैं वो एलिमेंट टोटल 2 ग्रुप में थे, फर्स्ट और सेकंड में, क्योंकि एस कक्षक में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं या एस उपकोष में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जब हम पी उपकोष की बात करते हैं तो जो पी उपकोष है उसमें टोटल 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड, और प्रत्येक एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में, 2 इलेक्ट्रॉन पी वाई में, 2 ही इलेक्ट्रॉन पी जेड में। तो इस प्रकार पी उपकोष में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस कारण जब हम पी उपकोष में इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो P1 से लेकर P6 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और प्रत्येक एक इलेक्ट्रॉन के साथ एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, तो हम कहते हैं कि एक परमाणु क्रमांक बढ़ता है। इस कारण से पी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुल 6 वर्ग होते हैं, क्योंकि पी उपकोष में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इस कारण जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके टोटल 6 वर्ग हैं, जो कि आधुनिक आवर्षण में वर्ग संख्या 13 से 18 तक है, जिन्हें हम 3rd ए, 4th ए भी कहते हैं। तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3rd ए से लेकर 8th ए तक पी ब्लॉक एलिमेंट पाए जाते हैं, या 13वें वर्ग से लेकर 18वें वर्ग के जो एलिमेंट हैं वो सभी पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, क्योंकि उनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो पी कक्षक में भरा जाता है। और 13वें वर्ग से जब 18वें वर्ग की तरफ चलते हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः इसी प्रकार से भरे जाएंगे, P1, 14वें वर्ग में P2, फिर P3, P4, P5 और P6। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये वर्ग संख्या 13, और ये लास्ट वाला जो वर्ग संख्या हीलियम परिवार वाला है, गैस वाला, ये 18वां वर्ग, या ये इसको हम 3rd ए भी कह सकते हैं, ये 4th ए, इस तरीके से। तो ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं ये आवर्त सारणी में सबसे लास्ट या राइट हैंड साइड में है। ये एस ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक आते हैं, डी ब्लॉक के बाद में पी ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे हैं। इसमें यदि हम हीलियम को छोड़ते हैं तो हीलियम के अलावा जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो दूसरे आवर्त से स्टार्ट हो रहे हैं। ये 2nd, ये 3rd, ये 4th, 5th, 6th, तो दूसरे आवर्त से लेकर 6ठे आवर्त में इन एलिमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर दूसरे और तीसरे आवर्त के जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनसे पहले केवल एस ब्लॉक एलिमेंट आ रहे हैं, जबकि 4थे, 5वें और 6ठे
आवर्त के जो डी ब्लॉक एलिमेंट हैं इनमें इन एलिमेंट से जस्ट पहले एस ब्लॉक के अलावा डी ब्लॉक एलिमेंट और पाए जाते हैं। साथ ही आप ये देख रहे होंगे कि जो 6th पीरियड वाला जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें डी ब्लॉक के अलावा यहाँ पर लेंथेनाइड और हैफनियम के बीच में एफ ब्लॉक एलिमेंट भी पाए जाते हैं। तो ये इनका जो पोजीशन है, इस पोजीशन का अकॉर्डिंग इनकी प्रॉपर्टीज में कुछ वेरिएशन पाया जाता है। सामान्य तौर से जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो एक जनरल ट्रेंड होता है प्रॉपर्टीज़ का, चाहे वो एटॉमिक रेडियाई हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो या आयनाइजेशन पोटेंशियल हो, तो उसका एक जनरल ट्रेंड होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर दूसरे और तीसरे आवर्त के जो पी ब्लॉक तत्व हैं उनके कंडीशन चौथे और पांचवें और छठे आवर्त के जो पी ब्लॉक तत्व हैं उनसे भिन्न है, तथा छठे आवर्त के जो पी ब्लॉक तत्व हैं उनकी कंडीशन शेष चारों से भिन्न है। इस कारण से वो जो जनरल एक टेंडेंसी होती है इनकी प्रॉपर्टीज़ में वेरिएशन की, उसमें भी कुछ इरेगुलर वेरिएशंस आ जाते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम जो जनरल वेरिएशंस हैं या जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं के बारे में हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर एक बात और कि ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं इनको हम, जैसे ये 13वें वर्ग का पी ब्लॉक तत्व हैं तो इन्हें हम बोरोन परिवार कहेंगे, क्योंकि इसमें जो पहला एलिमेंट है वो बोरोन है। तो ये 13वें वर्ग के जो एलिमेंट है ये बोरोन परिवार, ये कार्बन परिवार, ये नाइट्रोजन परिवार, ये ऑक्सीजन या चाल्कोजन परिवार, ये हेलोजन परिवार और ये लास्ट वाला नोबल गैसेज अक्रिय गैसें, इनका बिहेवियर सभी एलिमेंट से अलग होता है। तो जनरली इनका स्टडी हम सबसे अलग भी करते हैं। तो ये इस तरह से इनका पोजीशन हो गया। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो जो बोरोन फैमिली है, वर्ग संख्या 13 वाले जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं उनके संयोजी कोष का विन्यास NS2Np1 होगा, क्योंकि ये पी ब्लॉक का पहला वर्ग है। तो यहाँ पर पी में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2Np1। अगर दूसरे आवर्त के एलिमेंट की हम बात करेंगे, बोरोन की बात करेंगे, तो N का वैल्यू 2 हो जाएगा क्योंकि दूसरा आवर्त है। अगर हम तीसरे आवर्त के एलिमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर N का वैल्यू 3 हो जाएगा। चौथे आवर्त के बोरोन फैमिली के किसी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो वहाँ पर N का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम उनके वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जनरल वे में NS2Np1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार जो नेक्स्ट ग्रुप है वो 14वां ग्रुप होगा। कार्बन फैमिली है जिसमें प्रथम जो तत्व है वो कार्बन है। तो इस वर्ग के जो तत्व हैं उनको हम कॉमन रूप से कार्बन फैमिली कहते हैं और उन सभी का जो वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2Np2 है। तो यहाँ पर एक p इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो p1 की जगह p2 विन्यास हो गया। जो नेक्स्ट ग्रुप है वो ग्रुप संख्या 15 है, जो जिसमें जो पहला एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। इस कारण इस वर्ग के तत्वों को हम नाइट्रोजन फैमिली के रूप में कंसिडर करते हैं और इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2Np3 है। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो विन्यास है वैलेंसी सेल का NS2Np3, ये विन्यास पहले और दूसरे या 13वां और 14वां जो वर्ग है, इनसे पहले जो दोनों वर्ग आ रहे हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की तुलना में भिन्नता आई और ये पाया गया कि यहाँ पर NS2 विन्यास ये भी स्टेबल है और Np3 विन्यास अर्धपूरित होने के कारण ये भी स्टेबल है। तो इस विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण नाइट्रोजन फैमिली का जो बिहेवियर है, इसकी जो जनरल प्रॉपर्टी है वो शेष वर्गों से कुछ अलग हो जाती है। तो जब किसी आवर्त में हम लेफ़्ट टू राइट आएंगे तो वहाँ पर इस वर्ग में आने पर इनका जो बिहेवियर है वो एक रूटीन टेंडेंसी से कुछ अलग बिहेवियर रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट जो ग्रुप है ग्रुप संख्या 16, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट हैं जिन्हें हम चाल्कोजन फैमिली भी कहते हैं।
इनका जो वैलेंस चैनल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NS2NP4 हो गया। नेक्स्ट ग्रुप नंबर 17, ये हेलोजन फैमिली, इसमें सभी हेलोजन्स आते हैं फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक। यहाँ पर इनका ये वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP5। और जो लास्ट ग्रुप है, ग्रुप संख्या 18, उसमें उत्कृष्ट गैसें आती है, नोबल गैसेज आती हैं, तो उनके वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हीलियम को छोड़कर NS2NP6 है। हीलियम में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसके लिए विन्यास NS2 होगा, लेकिन उसका जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर की वजह से उसको हम नोबल गैसेज के साथ रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अकॉर्डिंग देखें तो उसका जो पोजीशन है वो एस ब्लॉक एलिमेंट में होना चाहिए, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम उसको नोबल गैसेज के साथ रखते हैं। तो ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ध्यान होना चाहिए, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम जो इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी हैं, मेटलॉइड्स भी हैं। तो यहाँ पर जैसे ये हमने पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात की थी, ये तो यहाँ पर इस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स तीनों ही प्रकार के एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये इस तरह से एक बाउंड्री है, बोल शिवजी ऐसी तेरी आत्मा, इस बाउंड्री के जो ऊपर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो मेटलॉइड्स हैं। इससे लेफ्ट हैंड साइड में जो हैं वो मेटालिक बिहेवियर शो करते हैं, और जो राइट हैंड साइड में आते हैं वो नॉन मेटालिक बिहेवियर ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस प्रकार पी ब्लॉक एलिमेंट्स में तीनों प्रकार की प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटल नॉन मेटल दोनों की जैसे प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करने वाले मेटलॉइड्स, उपधातु। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो हमें पता है कि साइज़ बढ़ता है, और साइज़ बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की टेंडेंसी बढ़ती है। इस कारण जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो मेटालिक नेचर है वो बढ़ेगी। जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ कम होता है। साइज़ कम होने की वजह से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने की टेंडेंसी घटती है। साथ ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की या एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी वो बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो टेंडेंसी है वो नॉन मेटालिक टेंडेंसी में आती है। इस कारण हम कहेंगे कि जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटालिक करैक्टर बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई, अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बात करें तो उनका जनरल ट्रेंड लगभग वैसा ही है जैसा कि दूसरे एलिमेंट्स में होता है। तो जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो साइज है या एटॉमिक रेडियाई है वो बढ़ता है, और किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई का मान घटता है। यहाँ पर जो नोबल गैसेस की हम बात करेंगे तो नोबल गैसेस के लिए जो एटॉमिक रेडियाई है इसका मान हमें लगता है कि अपवाद स्वरूप बढ़ जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि नोबल गैसेस के अलावा जो शेष पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनके लिए जब हम एटॉमिक रेडियाई काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो ये इनका कोवेलेंट रेडियाई डिटरमाइन होता है। इन सब के लिए कोवेलेंट रेडियाई हम मेज़र करते हैं। जबकि 18th वर्ग के जो नोबल गैसेज हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड तो बनाते नहीं है, तो इनका जो रेडियाई है वो इनके वान डेर वाल बॉन्डेड के द्वारा जो बाइंडिंग कंडीशंस होती हैं उनके द्वारा हम मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो कैलकुलेटेड रेडियाई होती है वो वान डेर वाल रेडियाई होती है, और वान डेर वाल रेडियाई में जो एटम्स हैं या स्पीसीज़ हैं वो दूर दूर होती हैं। इस कारण उनकी जो रेडियाई है उनका मान ज़्यादा आता है। इस कारण से हम कहते हैं कि इनका साइज जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें से सबसे अधिक पाया जाता है। तो ये जो कंडीशन है वो उनके एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी वाले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2NP6 उसकी वजह से होते हैं। तो यहाँ पर ये जनरल ट्रेंड है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो जो साइज़ है उस साइज़ का मान बढ़ता है, और 18वें वर्ग के अलावा जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो साइज़ का मान घटता है। लेकिन यहाँ पर ये जो ट्रेंड है साइज़ का कंटिन्यूस बढ़ना वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, ये
इतना रेगुलर नहीं रह पाता है। उसका रीज़न ये है कि जैसे हमने पीछे स्टडी किया था कि जैसे एल्यूमिनियम और अगर हम गैलियम के साइज़ की बात करें तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि एल्यूमिनियम की तुलना में गैलियम का साइज़ थोड़ा कम हो जाता है, या इनके साइज़ में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए वो उतनी नहीं हो पाती है। उसका रीज़न ये है कि गैलियम से पहले यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट और आ जाते हैं। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है, इन डी ब्लॉक एलिमेंट की वजह से जो नाभिक की आवेश है उसमें बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। तो नाभिक, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट आने से इनके नाभिक के आवेश में 18 इकाई की वृद्धि होती है। तो यहाँ 18 इकाई की वृद्धि होने की वजह से यहाँ पर जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस कारण से जो इनका साइज है वो संकुचित होकर छोटा होने लग जाता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी की अगर हम बात करें तो सामान्य रूप से आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन विभव क्या है कि किसी भी विलगित गैसीय परमाणु से जब हम आउटर मोस्ट सेल से, बाह्यतम कोश से, उसके सबसे लूजली जो बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको बाहर निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो उसका आयनाइजेशन पोटेंशियल या उसका आयनन विभव है, आयनाइजेशन एनर्जी है। तो सामान्य रूप से हमें पता है कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है, और परमाणु आकार बढ़ने से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन, वो अट्रैक्शन कम होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या होना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। तो ये एक जनरल ट्रेंड है। जब हम आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पर 18वें वर्ग के अलावा परमाणु आकार घटता है, और परमाणु आकार घटने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से वहाँ पर उनका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाएगा। तो ये इनका जनरल ट्रेंड है, लेकिन इसमें काफ़ी वेरिएशंस जो इरेगुलर हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। जैसे एल्यूमिनियम से जब हम गैलियम की बात करते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर आयनन विभव या आयनाइजेशन एनर्जी का मान कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम की तुलना में जो गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी है वो अधिक है। तो उसका रीज़न हमने देख लिया था, क्योंकि गैलियम से पहले डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, और डी ब्लॉक एलिमेंट आने की वजह से इसका जो नाभिक आवेश है वो +18 इकाई ग्रोथ करता है। तो +18 इकाई ग्रोथ करने की वजह से इसका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस कारण से इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसे बाहर निकालने के लिए एल्यूमिनियम की तुलना में अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी। इस कारण इसका आयनन जो विभव है वो एल्यूमिनियम से अधिक है। इसी प्रकार यहाँ पर ये कंडीशंस हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो इन एलिमेंट्स में डी ब्लॉक के अलावा ए ब्लॉक एलिमेंट्स भी, डी ब्लॉक के अलावा ए ब्लॉक एलिमेंट और आ जाते हैं। तो 18 इकाई वृद्धि होती है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से, और 14 इकाई वृद्धि होगी नाभिक के आवेश में ए ब्लॉक एलिमेंट्स की वजह से। तो 14 और 18 32 इकाई की वृद्धि होती है नाभिक के आवेश में। तो 32 इकाई की जब वृद्धि हो जाएगी नाभिक के आवेश में तो वो क्या होगा कि जो कोश संख्या बढ़ रही है उसको भी उदासीन करके स्वयं प्रभावी हो जाएगा, और वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को और अधिक अट्रैक्शन फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। इस कारण यहाँ जब हम लास्ट आवर्त में या ग्रुप के लास्ट पी एलिमेंट की तरफ आते हैं तो उनका जो आयनन विभव है, आयनन ऊर्जा है, वो और अधिक हो जाती है। यहाँ पर एनर्जी उतनी अधिक नहीं है जितनी यहाँ पर है। तो ये सीक्वेंस इनमें हमें देखने को मिल रहा है। तो जितना हम ये दूर जाएंगे डी और अब ब्लॉक एलिमेंट्स, ये इफेक्ट कम होता जाता है। इसके अलावा जो आयनन विभव है या आयनाइजेशन एनर्जी है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसा सामान्य रूप से हम कहते हैं कि जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर परमाणु आकार घटता है, इस कारण आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ेगा। अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हैं तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी का मान बढ़ना चाहिए। दैट मीन्स ऑक्सीजन के लिए
जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अधिक होना चाहिए, नाइट्रोजन के लिए कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अधिक है। रीज़न ये है कि यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NH2NP3 अधिक अधिक स्थायी विन्यास है, जबकि ऑक्सीजन परिवार का या ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो NH2NP4 है। तो वहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से वो अधिक स्थायी विन्यास प्राप्त करेगा, जबकि नाइट्रोजन में पहले से स्थायी विन्यास है, NP3 कंडीशन है, तो वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज करना नहीं चाहता है। इस कारण से उसका आयनन विभव का मान ऑक्सीजन की तुलना में अधिक होता है। और यदि हम उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो उनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो तो एक्सट्रीम स्टेबिलिटी वाला है, पूर्ण पूरित विन्यास है, NH2NP6। इस कारण वहाँ से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है वो जो स्पीसीज है, वो जो एलिमेंट है वो अनस्टेबल हो जाता है। तो उस अनस्टेबिलिटी का विरोध करने की वजह से यहाँ पर इनका जो आयनन विभव है वो अत्यधिक हो जाता है। तो ये इनका आयनाइजेशन एनर्जी। अब हम बात करते हैं ऑक्सीकरण अंक की, ऑक्सीडेशन स्टेट OS। तो सामान्य अवस्था में हम क्या कहते हैं कि कोई भी एलिमेंट या कोई परमाणु जब इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसी निश्चित आयन अवस्था में आता है तो उस आयन अवस्था में जो उसका चार्ज है वो ही उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। या वो जितनी संख्या में से संयोजी बंध बनाता है तो वो जो बंध की संख्या है वो उसका समन्वय संख्या या ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण संख्या है। सामान्य रूप से जब हम इनके वर्ग के अकॉर्डिंग इनका स्टडी करते हैं तो वर्ग के अकॉर्डिंग इनकी सामान्य ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित होता है। जैसे ये जो थर्ड A ग्रुप है, 13 ग्रुप है, इसकी जो ऑक्सीकरण अंक है वो +3 है। 14वें ग्रुप की या 14A ग्रुप की, 4th A ग्रुप की समन्वय संख्या या ऑक्सीकरण अंक +4 है। फिर नेक्स्ट की +5, फिर +6, +7, +8। जो आखिरी कैसे हैं सामान्य अवस्था में जो इनके जो एलिमेंट हैं वो उत्कृष्ट होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, इस कारण उनका समन्वय संख्या या ऑक्सीकरण 0 होता है। लेकिन जिनोन के काफ़ी कंपाउंड से बनाए जा चुके हैं, प्राप्त हो चुके हैं, तो उनके अकॉर्डिंग उनकी जो ऑक्सीकरण अंक है या समन्वय संख्या वो उनके अकॉर्डिंग +8 भी हो सकती है। इनके अलावा इनकी सेकेंडरी जो ऑक्सीजन स्टेट हैं वो भी रिप्रेजेंट होती है, जिन्हें हम अबनॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट कह सकते हैं। जैसे जो 13वां वर्ग है उसमें +1 भी पाई जाती है। यहाँ पर -4 के अलावा +4 के अलावा +2 भी होती है। यहाँ +5 के अलावा +3 भी है। तो ये जैसे इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उनसे अगर हम समझते हैं तो यहाँ कहते हैं कि 13 ग्रुप के लिए NH2NP1 विन्यास है। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकते हैं या 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बाहर ले सकते हैं। तो वहाँ पर 3 वैलेंसी हो गई या 3 ऑक्सीकरण अंक हो गया। यहाँ पर NH2NP2, तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या वैलेंसी सेल में 4 है तो उसके अकॉर्डिंग +4 समन्वय संख्या हो सकती है, ऑक्सीकरण अंक हो सकता है। ऐसा ही हम दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके लिए कह सकते हैं। इसमें P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं तो सेकेंड आवर्त वाले जो एलिमेंट हैं इनमें नॉर्मली इनका जो हायर ऑक्सीजन स्टेट है ये रिप्रेजेंट नहीं हो पाता है। उस कंडीशन में उनका रीज़न ये है कि वहाँ पर उनके लिए एक्सटेंशन जो वैलेंसी है उस एक्सटेंशन के लिए जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि एक तो उनका साइज़ बहुत छोटा है तो वो आसानी से बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ नहीं करते हैं, और उनके पास d ऑर्बिटल्स नहीं है क्योंकि दूसरा ही सेल है तो दूसरे सेल में d ऑर्बिटल्स आते नहीं है। और इसी तरह जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो नीचे की तरफ जाने पर जब हम 5वां या 6ठे आवर्त के P ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जो इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है इससे -2
वाली जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो ज़्यादा इफेक्टिव होने लग जाती है। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में जो -2 ऑक्सीकरण अवस्था है वो ज़्यादा स्टेबल होने लग जाती है। उस तरह के जो कंपाउंड है वो कंपाउंड ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं। जैसे कार्बन के 4 वैलेंसी वाले कंपाउंड बनते हैं, एसएन स्टेनस के 4 वैलेंसी वाले कंपाउंड बनते हैं, लेकिन पीबी के अगर आप देखें तो PbCl2 यानी 2 वैलेंसी वाला जो कंपाउंड है +2 ऑक्सीजन स्टेट वाला जो कंपाउंड है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो 6 आवर्त में आने पर ये इनका जो -2 ऑक्सीजन स्टेट, नॉर्मल ऑक्सीजन स्टेट से -2 वाला जो ऑक्सीजन स्टेट है वो रिप्रेजेंट करने का टेंडेंसी आ जाता है। और वो जो टेंडेंसी है वो होता है इनके इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या है? तो इसमें हम क्या देखते हैं कि जब वर्ग में हम पीछे देखते हैं, लेके चलते हैं एक बार, और यहाँ देखते हैं कि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो ये यहाँ पर आ गए F ब्लॉक एलिमेंट और ये है D ब्लॉक एलिमेंट। तो यहाँ पर ये जो इस आवर्त में P ब्लॉक एलिमेंट पाए जा रहे हैं, इनके नाभिक आवेश में +32 इकाई का ग्रोथ हो गया, नाभिक आवेश +32 इकाई बढ़ गया। तो उसका जो नाभिक आकर्षण बल है वो आकर्षण बल बहुत अधिक लगने लग जाता है। और इनके जो वैलेंसी सेल है उनका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास है वो NS2 Np126। तो ये इनके P ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनका जनरल वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इनमें से ये जो NS2 के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये युग्मित अवस्था में है, साथ ही S ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन पावर, भेदन क्षमता अधिक होती है, इस कारण वो नाभिक के ज़्यादा निकट रहता है। तो जैसे ये +32 इकाई का नाभिक आवेश बढ़ता है उस कंडीशन में NS2 जो इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर अट्रैक्शन और भी अधिक इफेक्टिव हो जाता है। और साथ ही क्योंकि ये युग्मित अवस्था में है तो ये यहाँ तक आते आते ये जो NS2 के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इनर्ट हो जाते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स बढ़ गया, साथ ही युग्मित अवस्था में भी है। इस कारण से इनके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स लगा उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है NS वाला ये इनर्ट हो जाता है, केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि ये जो युग्म है NS के इलेक्ट्रॉन का ये अक्रिय हो जाते हैं। इस अक्रिय होने की वजह से जो वैलेंसी है या जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो सिर्फ Np के इलेक्ट्रॉन की वजह से होगी। तो यहाँ पर Np में एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, यहाँ +3, यहाँ +4, इस तरह से। तो इस प्रकार से NS2 के दोनों इलेक्ट्रॉन के अक्रिय हो जाने का जो प्रभाव है उसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट या अक्रिय युग्म प्रभाव कहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी बंधित परमाणु द्वारा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति। तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ सिर्फ आकर्षित करना है और यह आकर्षण उतना ही अधिक होगा जितना कि किसी एलिमेंट का साइज छोटा होगा, क्योंकि उसका साइज छोटा होगा तो उसका जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन का रेंज है वो रेंज ज़्यादा इफेक्टिव है। इस कारण से जब हम सामान्य रूप से वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्योंकि साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी घटेगी। जब हम आवर्त में किसी भी आवर्त में लेफ्ट टू राइट आएंगे तो अक्रिय गैसों को छोड़कर शेष में लेफ्ट टू राइट आने पर परमाणु आकार घटता है और परमाणु आकार घटने की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान बढ़ जाता है। अब यहाँ पर जब हम इंडिविजुअल वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वहाँ पर हमें कुछ अपवाद जैसी कंडीशन लग रही है। तो उस कंडीशन का जो रीज़न है वो रीज़न
वही है कि हमने देखा कि इनका जो पोजीशन है उस पोजीशन में गैलियम से पहले और थेलियम से पहले यहाँ इनसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट आ जाते हैं, यहाँ डी और एफ दोनों प्रकार के एलिमेंट आ जाते हैं, जिनसे इनके नाभिक के आवेश में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हैलोजन परिवार है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे अधिक है, और इसमें से जो ऑलरेड रेसो स्केल है उसके अकॉर्डिंग फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे अधिक पाई जाती है। इसी तरह से एक दूसरा फैक्टर प्रॉपर्टी और होती है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसी भी परमाणु के लिए बंधित अवस्था में है, और बंधित अवस्था में बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति है, जबकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी भी आइसोलेट एटम के द्वारा अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति है। जिस एलिमेंट के अपने बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक होगी उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अधिक होगा। तो जनरली जिस एलिमेंट का साइज छोटा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट अधिक करेगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अधिक होना चाहिए। तो हमें क्या लगता है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है उसी प्रकार का ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में होना चाहिए, और हमें लगता है कि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो अधिक होना चाहिए। लेकिन फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से कम होता है। उसका रीज़न ये है कि फ्लोरीन दूसरे आवर्त का पी ब्लॉक एलिमेंट है, और यहाँ पर जो वैलेंसी सेल है वो दूसरा है जिसमें NS2NP5 7 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे कोष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लेगा उस एक इलेक्ट्रॉन के आने की वजह से जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, क्योंकि दूसरे कोष का साइज छोटा होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है वो रिपल्सन बहुत अधिक हो जाएगा, और उस रिपल्सन की वजह से ये वो एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कम कर देता है। इस कारण से फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जैसे वो इलेक्ट्रॉन उसके बाह्यतम कोष में आएगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ जाएगा। जबकि क्लोरीन तीसरे आवर्त का एलिमेंट है, और तीसरे आवर्त में जो संयोजी कोष है वो तीसरा कोष होगा जिसमें 3s 3p और 3d भी है। साइज बढ़ गया तो उसमें जब एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो थर्ड सेल के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उतना कम नहीं होता है, वो सेकंड सेल के इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में अधिक होता है। इस कारण वहाँ पर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन उतना अधिक नहीं बढ़ पाता है जितना फ्लोरीन में बढ़ रहा था। इस कारण में फ्लोरीन की तुलना में क्लोरीन में बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी अधिक होती है। इसी कारण क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी अधिक होती है। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने देख ही लिया कि जब वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की वजह से छठे आवर्त के जो पी ब्लॉक तत्व हैं उनके नाभिक आवेश में +32 इकाई की वृद्धि हो जाती है, जिससे वैलेंस सेल के NS2 इलेक्ट्रॉन अक्रिय अवस्था में आ जाते हैं। इसे हम इनर्ट पेयर कंडीशन कहते हैं, और इसके वजह से उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी या ऑक्सीडेशन स्टेट में जो वेरिएशन आता है उसे हम इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वो है कैटेनेशन प्रॉपर्टी या श्रृंखलन का गुण, श्रृंखला बनाने का गुण। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें श्रृंखला बनाने का गुण पाया जाता है। जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं कि कार्बन की वजह से पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें उनका जो बैकबोन है वो मुख्य रूप से कार्बन है, और उस कार्बन की वजह से न जाने कितने लंबे और कितनी विशाल श्रृंखला वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो ये इनकी जो बॉन्ड एनर्जी है उस बॉन्ड एनर्जी की वजह से इनकी टेंडेंसी होती है कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनमें श्रृंखलन का विशिष्ट गुण पाया जाता है, और ये गुण
लगभग पी ब्लॉक तत्वों के सभी पी ब्लॉक के सभी तत्वों में पाया जाता है। सामान्य रूप से जो स्टार्टिंग के जो एलिमेंट है उनमें अधिक पाया जाता है, और सबसे अधिक श्रृंखलन का जो गुण है वो कार्बन में पाया जाता है। कार्बन के अलावा सल्फर है, उसमें भी श्रृंखलन के गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हेलोजन्स हैं वो भी पॉलीआयोडाइड वगैरह इस तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। तो इस प्रकार श्रृंखला युक्त यौगिक बनाने का जो गुण है वो कैटेनेशन नेचर है या श्रृंखलन का गुण है, जो कि पी ब्लॉक तत्वों में और मुख्य रूप से हल्के तत्वों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमने स्टडी किया पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, थैंक यू।